अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, अपनी मर्जी से कहाँ अपने सफ़र के हम हैं, रुख हवाओं का जिधर का है उधर के हम हैं। हेलो एंड वेलकम टू दी एजुकेशन with Anzar. In this session, we are going to cover some important MCQs from class 10 history, that is the rise of nationalism in Europe. हम लोग इस क्लास के माध्यम से बहुत सारे MCQs को सॉल्व करने वाले हैं, साथ साथ उसके डिटेल एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे ताकि हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस का भी आंसर कर पाएंगे। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चंस की ओर। तो हमारे पास जो पहला प्रश्न है वो इस प्रकार है। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, चलिए हम लोग देखते हैं। Who was the French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics in 1848? यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कौन सा फ्रेंच आर्टिस्ट है जिन्होंने ऐसा पेंटिंग बनाया जिसमें डेमोक्रेटिक और सोशल रिपब्लिक्स के बारे में कहा गया और उसमें क्या क्या विजुअलाइज किया गया। तो हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ऑगस्टे रॉडिन, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या हमारे पास, फ्रेडरिक सोरियो। ऑप्शन सी क्या हमारे पास, एगिन डेलैक्रोक्स। हमारे पास ऑप्शन डी क्या है, अर्नेस्ट रेनन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फ्रेडरिक सोरियो। हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को, क्या कह रहा है इसका एक्सप्लेनेशन, लोग ध्यान से देखेंगे। इसका एक्सप्लेनेशन इस प्रकार है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो, a French artist, prepared a series of 4 prints visualizing his dream of world made up of democratic and social republics. The first print shows the peoples of Europe and America marching in a long train and offering homage to the Statue of Liberty. The Statue of Liberty. ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। हमारा जो अगला प्रश्न है वो क्या कर रहा है, हम लोग देखते हैं। What was the main purpose of the Civil Code of 1804, also known as the Napoleonic Code? यहाँ पे क्या कर रहा है, What is the objective of Civil Code of 1804, which is also known, famously known as Napoleonic Code? तो हम लोग ऑप्शन को देखते हैं। हमारे पास जो पहला ऑप्शन क्या है, री-एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एब्सोल्यूट मोनार्क। दूसरा ऑप्शन क्या है, टू अबॉलिश प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ एंड एस्टैब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ। हमारे पास तीसरा ऑप्शन क्या है, टू ग्रांट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज टू ऑल एडल्ट्स। चौथा ऑप्शन है, टू डिवाइड फ्रांस इनटू ऑटोनोमस कैंटन्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ये जो सिविल कोड ऑफ 1804 आया, इसने क्या किया, जो प्रिविलेजेस मिलते हैं किस पे, बर्थ के आधार पे, उसको क्या किया गया, अबॉलिश किया गया। तो हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को भी देख लेंगे। ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। द नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property. It was exported to regions under French control in Switzerland, Italy and Germany. देखिए फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर आप लोग एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, चाहे ये किसी भी कम्पेटिटिव एग्ज़ाम हो या तो फिर 10th का बोर्ड एग्ज़ाम हो, एक्सप्लेनेशन को सही से पढ़ेंगे तो हम लोगों का एक के साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी क्लियर हो जाएंगे। मान लीजिए इस तरह का अगर हमारे पास क्या है, ये एक्सप्लेनेशन है और क्वेश्चन क्या था, इस प्रकार था। अगर सीधा सीधा इस प्रकार क्वेश्चन नहीं आता है, अगर एक्सप्लेनेशन से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, हम लोग इसको पढ़ के जाएंगे तो आराम से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। This question says, which treaty recognized Greece as
एंड इंडिपेंडेंट नेशन इन 1832। मतलब ग्रीक और ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुआ उसको रिकॉग्निशन किस ट्रीटी के तहत मिला है? कब? 1832 में। हमारे पास ऑप्शन, पहली बात तो यह है कि हम लोग इस ऑप्शन से और एक क्वेश्चन बना सकते हैं, ग्रीस को कब रिकॉग्निशन मिला? तो 1832 को मिला। और कौन से ट्रीटी के तहत मिला, वो इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। तो हमारे पास जो ऑप्शन है, ट्रीटी ऑफ वियना, ट्रीटी ऑफ वर्साइल, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, ट्रीटी ऑफ फ्रैंकफर्ट। तो पहला जो ऑप्शन दिया है ट्रीटी ऑफ वियना, ये ट्रीटी ऑफ वियना कब हुआ था? 1815 को हुआ था। इसमें कंजर्वेटिव कंट्रीज जैसे प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन क्या किए थे? नेपोलियन पे एक ट्रीटी थोप दिया गया, जिसके तहत नेपोलियनिक जितने भी इन्फ्लुएंस होते हैं उसको हटा के फिर से फ्रांस में बर्बन डायनेस्टी को रिस्टोर कर देते हैं। ठीक है, अगला जो ऑप्शन हमारे पास क्या है? ट्रीटी ऑफ वर्साइल। ट्रीटी ऑफ वर्साइल 1919 को आया था, जब जर्मनी वर्ल्ड वॉर हार जाती है तो अलाइड पावर उस पर ट्रीटी थोप देता है, जिससे बहुत सारी चीजें उनसे छीन ली जाती है। उससे आयरन छीन ली जाती है, कोल छीन ली जाती है, टेरिटरीज छीन ली जाती है, इस प्रकार और बहुत सारी चीजें छीन ली जाती है। ये जो हमारा 1832 में ट्रीटी आया था, ग्रीक और ऑफ इंडिपेंडेंस को जो रिकॉग्निशन मिला, ये मिला इस ट्रीटी से। इस ट्रीटी का नाम क्या है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। क्या है? ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ये हुआ इसका राइट आंसर। लेट्स सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन। द एक्सप्लेनेशन इज लाइक दिस। The Treaty of Constantinople of 1832 recognized Greece as an independent nation following the Greek War of Independence, which began in 1829 and gained strong support from European poets, artists and nationalists. चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। What was Zollverein formed in 1834 at the initiative of Prussia? यहाँ पे देखिए ऑप्शन से क्वेश्चन में ही बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन छुपे हुए हैं। एक क्वेश्चन से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब ज़ोल्वेरिन का इनिशिएटिव किसने दिया था? मींस इनिशिएट किसने किया था ज़ोल्वेरिन का? एक किया था प्रूशिया ने। ठीक है, कब की बात है? 1834 की बात है। एक क्वेश्चन तो ज़ोल्वेरिन खुद आया। ठीक है, तो हम लोग इसके ऑप्शन की ओर देख लेते हैं। हमारे पास जो ऑप्शन है कुछ इस प्रकार है। A military alliance of German states, option number A. Option number B, a custom union that abolished tariff barriers. Option C क्या बोल रहा है? A political party advocating monarchical rule. Number D, a secret society of Italian revolutionaries. सीक्रेट सोसाइटीज ऑफ इटालियन रेवोल्यूशनरीज कुछ अलग था, लेकिन इस क्वेश्चन का जो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या कह रहा है यहाँ पे? कस्टम यूनियन। ज़ोल्वेरिन क्या है? कस्टम यूनियन, जिसमें बहुत सारे अलग अलग टैरिफ्स को अबॉलिश कर दिया। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को। इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या बोल रहा है यहाँ पे? In 1834, a custom union, Zollverein, was formed at the initiative of Prussia and joined by most of the German states. The union abolished tariff barriers and reduced the number of currencies from over 32. मतलब क्या किया? इसमें बहुत अलग अलग करेंसीज को एक कर दिया, और ये कस्टम यूनियन था। कब आया था? 1834 में आया था। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। क्या बोल रहा है? Who among the following founded secret societies called Ang Italy in Marseilles and Ang Europe in Bern? क्या बोल रहा है कि वो कौन सा इटालियन रेवोल्यूशनरी है जिन्होंने दो अलग अलग सीक्रेट सोसाइटीज की खोज की थी? कौन है वो? तो हम लोग ऑप्शन के थ्रू देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है काउंट कैवर, दूसरा ऑप्शन है गिउसेपी गैरिबाल्डी, तीसरा ऑप्शन है गिउसेपी मैज़िनी, चौथा ऑप्शन है हमारे पास विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गिउसेपी मैज़िनी। मैज़िनी ने दो अलग अलग सोसाइटीज
लाए थे सीक्रेट सोसाइटीज जैसे एंग इटली और एंग यूरोप। हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। आ जाओ, कहाँ पे एक्सप्लेनेशन? ओके, यहाँ पे है। Giuseppe Mazzini was an Italian revolutionary born in Geneva in Switzerland in 1804. He founded two secret societies, Ang Italy in Marseilles and Ang Europe in Bern, aiming for unified Italian Republic. ये जो अलग अलग सोसाइटीज को उन्होंने खोजा था, इस सोसाइटी से क्या करना था? इटली को, पूरे इटली को यूनिफाई करना था। तो इसी के जरिए से, और यही वो व्यक्ति है जिसको बोला जाता है द आर्किटेक्ट ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कौन है ये? गिउसेप्पे मैज़िनी। तो हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, विच ड्यूक होस्टेड द कांग्रेस ऑफ वियना इन 1815? मतलब वियना कांग्रेस कब होस्ट किया गया था? 1815 को होस्ट किया गया था, आफ्टर द डिफीट ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन को इसमें हरा दिया गया था, नेपोलियन को बिल्कुल धूल चटा दिया गया। ठीक है, तो कौन सा ड्यूक था? ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक, जार अलेक्जेंडर फर्स्ट, किंग लुई 17। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मैटरनिक। हम लोग देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, क्या बोल रहा है यहाँ पे? In 1815, representatives of European powers, Britain, Russia, Prussia, Austria met at Vienna to draw up a settlement for Europe. The Congress was hosted by Austrian Chancellor Duke Metternich. ये जो कंजर्वेटिव पावर्स थे, ये कौन कौन थे? ए थे प्राग। क्या बोलते हैं इसको? प्रैब बोलते हैं। कैसे? लोग देखते हैं इसको प्रैब कैसे होता है। पी से प्रूशिया हो गया, आर से रशिया हो गया, ए से क्या हो गया? ऑस्ट्रिया, और बी से ब्रिटेन। हम लोग ऐसे याद कर सकते हैं, प्रूशिया, रशिया, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार है। बट देखते हैं हम लोग इस क्वेश्चन को। What did the term liberalism derive from the Latin root word liber mean to the new middle classes in early 19th century? मतलब ये जो वर्ड है लिबरलिज्म, ये लैटिन रूट वर्ड लिबर से बना है। उसका मीनिंग क्या है ये पूछ रहा है। हमारे पास जो पहला ऑप्शन है, इक्वल राइट्स फॉर मैन एंड वीमेन, फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, unrestricted state control over private property, complete abolition of trade union। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन को। ठीक है, एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। For the new middle classes, liberalism stood for freedom for the individual and equality before the law. Politically, it emphasized the concept of government by consent and the end of autocracy and clerical privileges. ये हो गया हमारा एक्सप्लेनेशन। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है, क्या कह रहा? Who famously remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold। चलिए हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे, कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी या जुकाम पकड़ लेता है। ये किस लिए कहा था? क्योंकि फ्रांस में जुलाई रेवोल्यूशन होता है, जिसके कारण एक व्यक्ति है, अब वो कौन है हम लोग ऑप्शन के माध्यम से देख लेंगे। उन्होंने कहा था कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप में कोल्ड आ जाता है। क्यों कहा था? क्योंकि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ, जिससे क्या हुआ? मोनार्की को खत्म करके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की लाया गया, और फिर से जुलाई में रेवोल्यूशन हो जाता है। तो मींस फ्रांस से पहले रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज शुरू हो जाते हैं मोनार्की के अगेंस्ट में। तो किसने ये कहा था? तो देखते हैं, क्या ऑटो वन बिस्मार्क ने कहा था, क्या ड्यूक मैटरनिक ने कहा था, क्या लॉर्ड बायरन ने कहा था, क्या नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था? देखो यहाँ पे जो ऑप्शन है
उसमें से सही उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ड्यूक मैटरनिक, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिन्होंने ट्रीटी ऑफ वियना जो हुआ था, वियना कांग्रेस, उसका होस्ट किया था। किसके खिलाफ? नेपोलियन बोनापार्ट के खिलाफ। हम लोग बढ़ते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की ओर। इसका जो एक्सप्लेनेशन है कुछ इस प्रकार है। क्या कह रहा है यहाँ पे, देखते हैं। Duke Metternich once remarked, when France sneezes, the rest of Europe catches cold, highlighting how revolutionary developments in France sparked political uprisings and national movements across Europe. तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला जो प्रश्न है, प्रश्न संख्या मीन्स क्वेश्चन नंबर 9, क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। Who was proclaimed the German emperor in a ceremony held at Versailles in January 1879? मतलब जर्मनी यूनिफाई कब हुआ था? कब हुआ था? 1871 को हुआ था। और कहाँ पे सेरेमनी हुआ था? जब जर्मनी में यहाँ पे राजा बनाया जाता है, ये तो वर्साइल में हुआ था। तो हम लोग ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए कैसर विलियम फर्स्ट, ऑप्शन बी ऑटो वन बिस्मार्क, ऑप्शन सी फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, ऑप्शन डी विक्टर इमैनुअल सेकंड। तो हमारा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कैसर विलियम फर्स्ट। कैसर विलियम फर्स्ट हो जाएगा। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। In January 1871, the Prussian king Kaiser William I was proclaimed German emperor in an assembly gathered in the Hall of Mirrors at the Palace of Versailles. कहाँ पे? In the Hall of Mirrors at the Palace of Versailles after Prussia's victories over Austria, Denmark and France. किसके खिलाफ लड़ाई हुआ था? ऑस्ट्रिया के खिलाफ, डेनमार्क के खिलाफ और फ्रांस के खिलाफ लड़ाई हुई थी। चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न संख्या कितना है? 10। Who was the chief minister of Prussia and the chief architect of the process of German unification? क्या बोला जा रहा है यहाँ पे? जर्मनी का वो कौन सा चीफ मिनिस्टर था जिसके अंडर जर्मनी का यूनिफिकेशन हुआ था? तो हमारे पास ऑप्शन क्या है? गियुसेप्पे गैरिबाल्डी, ऑटो वन बिस्मार्क, काउंट कैवर, जोहन गॉटफ्राइड हर्डर। तो हमारे पास जो ऑप्शन है उस ऑप्शन के मुताबिक हमारा जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑटोमन बिस्मार्क, द यूनिफायर ऑफ जर्मनी। ऑटोमन बिस्मार्क को क्या बोला जाता है? द यूनिफायर ऑफ जर्मनी। अगर हमारे इंडियन पर्सपेक्टिव में देखें, वो इज नोन एज द यूनिफायर ऑफ इंडिया, वो बोला जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ने से पहले हम लोग इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन को देख लेते हैं। क्या है एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। ऑटो वन बिस्मार्क, चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, वाज द आर्किटेक्ट ऑफ जर्मन यूनिफिकेशन। ही कैरिड आउट दिस प्रोसेस with the help of the Prussian army and bureaucracy over 3 wars in 7 years। 3 अलग अलग wars हुआ था। किस किस के खिलाफ हुआ था? हमने देखा अभी, प्रूशिया, डेनमार्क एंड फ्रांस के खिलाफ हुआ था। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कुछ इस प्रकार है। क्या है अगला प्रश्न? Which of the following Italian states was ruled by an Italian princely house before unification? यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो प्रिंसली हाउस है, यूनिफिकेशन जो हुआ था इटली का, उससे पहले कौन रूल कर रहा था? ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है ए वेनेशिया, ऑप्शन बी किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, उसके बाद हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन सी सर्डिनिया, पिडमॉन्ट, डी ऑप्शन में क्या है? लोम्बार्डी। तो हमारा इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सर्डिनिया, पिडमॉन्ट। ठीक है, हम लोग इस क्वेश्चन का देखते हैं एक्सप्लेनेशन को। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। क्या है एक्सप्लेनेशन? देखते हैं। During the mid-19th century, Italy was divided into 7 states, of which only Sardinia Piedmont was ruled by an Italian princely house under King Victor Emmanuel II। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा जो अगला प्रश्न है
कुछ इस प्रकार है। अगला प्रश्न देखते हैं। Who led the famous expedition of the thousands to South Italy and the kingdom of two Sicilies in 1860? यहाँ पे ऑप्शन क्या दिया है? गिउसेप्पे मैज़िनी, गिउसेप्पे गैरिबाल्डी, काउंट कैबर और विक्टर इमैनुअल सेकंड। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गिउसेप्पे गैरिबाल्डी। तो हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का डिटेल एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। इन 1860 गिउसेप्पे गैरिबाल्डी लेड द एक्सपीडिशन ऑफ द थाउजेंड्स द रेड शर्ट्स। ये एक संस्थान है रेड शर्ट्स, किसने बनाया? गिउसेप्पे गैरिबाल्डी ने। इनटू साउथ इटली एंड द किंगडम ऑफ द टू सिसिलीज, विनिंग द सपोर्ट ऑफ लोकल पेजेंट्स टू ड्राइव आउट द स्पेनिश रूलर्स। हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न किस प्रकार है उसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न देखिए। व्हाट वाज एली यूज्ड टू मेजर इन 19th सेंचुरी जर्मन स्टेट? मतलब ये एली क्या है जो जर्मन स्टेट में एक मेजरमेंट का टाइप था। इससे क्या मेजर किया जाता था? वेट ऑफ फूड एंड ग्रेन्स, लेंथ ऑफ क्लॉथ, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड्स, लैंड एरिया। तो हम लोग इसका सही आंसर लगा देंगे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। एली का क्या था? एक मेजरमेंट था कपड़े नापने का, कपड़े की जो लंबाई लेंथ है उसको नापने का एक मेजरमेंट क्या था? एली था। हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न कुछ इस प्रकार है। ये तो सोल्यूशन, चलो सोल्यूशन को देख लेते फिर अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ेंगे। द एली वाज अ मेजर ऑफ लेंथ यूज्ड फॉर क्लॉथ इन जर्मन स्टेट्स, हाउएवर ईच रीजन हैड इट्स ओन स्टैंडर्ड मेजर, मीनिंग एन एली ऑफ टेक्स्ट differed in length depending on the town, for example Frankfurt, Mainz, Nuremberg। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। Let's move on to the next question, okay? अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। Who claimed that true German culture was to be discovered among the common people? Das Volk। क्या है ये? Das Volk क्या है? जर्मन कल्चर है जिसको हम लोग, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? पूरे कल्चर को, पूरे वहां के जर्मनी के लोगों को इकट्ठा कर सकते हैं, एक बना सकते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन है जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर, कार्ल वेल्कर, फ्रेडरिक लिस्ट, जैकब ग्रिम। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉहन गॉटफ्राइड। हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। जर्मन फिलोसोफर जॉहन गॉटफ्राइड हर्डर 1744 to 1803 claimed that true German culture was to be discovered among the common people। मतलब जो लोगों के बीच में एक यूनिफिकेशन की भाव है वो कहां से आएगा, और कल्चर में अगर यूनिफिकेशन है तो किन लोगों में है? वो तो कॉमन लोगों में है। किसके जरिए से? जैसे दास वोल्क, थ्रू फोक सॉन्ग्स, पोएट्री एंड फोक डांसेस। हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ये हमारा लास्ट प्रश्न रहेगा इस सेशन का। फिर हम लोग अगले सेशन में इसके बाद के बहुत सारे क्वेश्चंस को भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 15। In 1848, an all-German National Assembly met in the Church of St. Paul to draft a constitution. In which city was this held? अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? बोल ये रहा है कि 1848 में जर्मन नेशनल असेंबली ने क्या किया? सेंट पॉल में कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने के लिए यहाँ पे मीटिंग किया। तो एक जगह कौन से शहर में था? हमारे पास ऑप्शन है बर्लिन, फ्रैंकफर्ट, म्यूनिक एंड वियना। बर्लिन तो जर्मनी का कैपिटल है, म्यूनिक जहां पे हिटलर का जन्म हुआ था, फिर वियना, ट्रीटी ऑफ वियना यहीं पे हुआ था। कब? 1815 को। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा फ्रैंकफर्ट
ठीक है, तो हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख के आज के क्लास को हम लोग यहीं से समाप्त करते हैं। एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है, एक्सप्लेनेशन कुछ इस प्रकार है। चलिए देखते हैं। ऑन 18 मई 1848 831 elected representatives marched to take their places in Frankfurt. Parliament convened in the Church of St. Paul to draft a constitution for unified German nation. तो दोस्तों आज का ये था क्लास, तो हम लोग अगले क्लास में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, शांति से रहिए और पढ़ते रहिए। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।